नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। आपको बता दें, खस्ता हाल सड़क ने ली डॉक्टर की जान। भिवंडी के दुगाड़ फाटा में हुआ है यह हादसा। भाई के साथ स्कूटी से घर जाते वक्त यह हादसा पेश आया है। नेहा की अगले महीने शादी होने वाली थी। काफी अहम खबर इस वक्त की मुंबई से है। खस्ता हाल सड़क ने एक डॉक्टर की जान ले ली। भिवंडी के दुगाड़ फाटा में यह हादसा पेश आया है। आपको बता दें, भाई के साथ स्कूटी से घर जाते वक्त यह हादसा पेश आया है। नेहा की अगले महीने शादी होने वाली थी। सड़क पर पड़े गड्ढों की वजह से एक डॉक्टर की जान गई है। भिवंडी के दुगाड़ फाटा का ये पूरा मामला है। भाई के साथ नेहा स्कूटी से घर जा रही थी जिस वक्त ये पूरा हादसा पेश आया है। नेहा की अगले महीने शादी होने वाली थी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस तरह से सड़कों की ये हालत है और इस हालत की वजह से जो है लोगों की जानें जा रही हैं, और ऐसा एक और हादसा जो है पेश आया है मुंबई के भिवंडी में। नेहा जो कि पेशे से एक डॉक्टर थी, उनकी जान चली गई सड़कों की खस्ता हाली की वजह से। जी बिल्कुल, देखिए ये काफी दर्दनाक हादसा है। कल रात तकरीबन 11 बजे ये मुंबई से सटा इलाका भिवंडी है, जहां पर नेहा अपने भाई के साथ अपनी शादी के कुछ सामान खरीदने गई थी जी। और घर लौटते वक्त दुगाड़ फाटा ये एक जगह है भिवंडी में, जहां पर गड्ढे थे और स्कूटी उनका भाई चला रहा था। जब गड्ढों में स्कूटी फंसी तो डिसबैलेंस होने के चलते नेहा सड़क पर गिर गई और नेहा जब सड़क पर गिरी तो पीछे से ट्रक जो है वो नेहा को कुचलते हुए आगे निकल गया। यानी मौके पर ही नेहा की मौत हो गई। और इस दर्दनाक हादसे के बाद जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफी रोष देखने को मिला और रात को ही जो फाटा था और टोल नाका था उसे जबरन जो है बंद कराया गया। हमने पिछले दिनों देखा है कि कई ऐसे हादसे मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में देखने को मिल रहा है, चाहे गड्ढे हो या गटर हो, कोई ना कोई वहां पर गिरकर जिनकी मौतें ऐसी हो रही है सामने। बहरहाल अभी इस मामले में प्रशासन की तरफ से कोई भी रिएक्शन या फिर उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि नेहा के अगले महीने ही शादी होने वाली थी, पेशे से वो डॉक्टर हो चुकी थी और महज 23 साल की उम्र में यह हादसा पेश आया है। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रशासन और कानूनन कार्रवाई किस तरह से आगे पुलिस की तरफ से की जाती है। बिल्कुल प्रशांत, और अगर मुंबई की बात करें तो वहां पे स्ट्रीट्स काफी ज्यादा छोटी होती है और उनकी हालत जो है खस्ता है, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि मुंबई की हर स्ट्रीट का जो है हाल कुछ ऐसा ही है, बावजूद इसके इंतजामिया जो है मरम्मत नहीं करती, इन पर ध्यान नहीं देती, किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो पाता है और जिस वजह से ये सारे हादसे जो है पेश आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई की बात की जाए या मुंबई से सटे थाने या भिवंडी या फिर कल्याण की बात की जाए तो हालात एक समान ही देखने को मिलता है। जो ये हादसा हुआ, मैं आपको बताऊं, ये कोई छोटा सड़क या कोई सकरी गली नहीं थी, एक तरह का हाईवे था, फाटा था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ से बड़ी गाड़ियां भी गुजरती हैं और यही वजह है कि ऐसे सड़कों पर अगर गड्ढे हैं तो हादसे जरूर पेश आएंगे, क्योंकि बड़ी रफ्तार से यहाँ पर गाड़ियों का गुजरना होता है। और यही हादसा जो है नेहा के साथ हुआ। जब वो अपने भाई के साथ घर लौट रही थी तो गड्ढों में स्कूटी फंस जाने की वजह से डिसबैलेंस हुई और वो नीचे गिरी। नीचे गिरने से मामूली चोट जरूर आई होगी नेहा को, लेकिन यह हादसा तब पेश आया कि जब हाईवे पर ट्रक काफी स्पीड से पीछे से आया और उसे कुचलते हुए आगे निकल गई। यानी कुल मिलाकर देखा जाए ये लापरवाही का जिम्मा किसके सर पर थोपा जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि मनपा को लेकर मुंबई करो की तरफ से कई शिकायतें दी जाती हैं और कई बार ये भी देखा गया है कि मनपा शिकायतों के बाद जागती है, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। जिस जगह को लेकर शिकायत दर्ज की जाती है वहां पर काम किया जाता है, उसके अलावा कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर छोड़ दिया जाता है। और यही वजह है कि एक बड़ा हादसा हमने सामने देखा है। और जिस तरह से उनके घर वालों ने बताया है कि महज 23 साल की उम्र में डॉक्टर थी और अगले महीने शादी थी और शादी के सामान को लेने के लिए अपने भाई के साथ थाने की तरफ गई थी। थाने से फिर वो भिवंडी की तरफ अपने घर जा रही थी और जब ये हादसा पेश आया है। बहरहाल जिस तरह से मैंने कहा कि अब देखते हैं कि कानूनन कार्रवाई की प्रक्रिया आगे किस तरह से बढ़ाई जाती है और इस हादसे के बाद प्रशासन क्या सीख लेता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रशांत, अब बाकी मामलों की तरह इस मामले को भी सिर्फ हादसा माना जाएगा या लापरवाही, और अगर लापरवाही माना भी जाता है तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी, ये देखना होगा। क्या कुछ कार्रवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर के। बेहद शुक्रिया प्रशांत आपका।
आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक असेंबली का इजलास आज से शुरू हो रहा है। असेंबली का ये इजलास हंगामा खेज होने की तवक्का है। अपोजिशन जेडीएस और कांग्रेस सैलाब मुतासर इलाकों में इमदाद की तकसीम में मुबैना बेजाब्तगी समेत मुख्तलिफ मसाइल पर बीजेपी हुकूमत को घेर सकती है। जुलाई में येदियुरप्पा हुकूमत इक़्तिदार में आई थी। नाजरीन, आपको बता दें, कर्नाटक असेंबली का आज इजलास शुरू होने जा रहा है। असेंबली का ये इजलास हंगामा खेज हो सकता है। अपोजिशन जेडीएस और कांग्रेस सैलाब मुतासर इलाकों में इमदाद की तकसीम में मुबैना बेजाब्तगी समेत मुख्तलिफ मसाइल पर बीजेपी हुकूमत को घेर सकती है। जुलाई में येदियुरप्पा हुकूमत ने इक़्तिदार में आ गई थी और उसके बाद जो कुछ मसाइल हुए उनको लेकर के अपोजिशन जो है आज इजलास में हंगामा कर सकती है। उसमें सैलाब मुतासर इलाकों में जिस तरह से इमदाद तकसीम की गई थी उसमें जिस तरह की बदउनवानी का बताया जा रहा है वो मामला भी हो सकता है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रूफ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रूफ, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो है असेंबली का इजलास शुरू होगा, माना जा रहा है काफी हंगामा खेज ये इजलास हो सकता है। जी बिल्कुल, काफी हंगामा खेज इजलास होने वाला है और जैसा कि हमने देखा है कि अभी से जो है अपोजिशन हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस और जेडीएस ने मंसूबे बंद तरीके से जो है इस इजलास में शिरकत करने का फैसला किया है और आज ये भी तय किया गया है कि आज रात भर भी जो है वो एहतजाज पर बैठ सकते हैं। अब चूंकि मामला जो है इस वक्त रियासत कर्नाटक को जो दरपेश मसला है वो है सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदाद फराहम करने का। अपोजिशन कांग्रेस और जेडीएस इल्जाम आयद कर रही हैं कि मौजूदा बीजेपी हुकूमत पूरी तरह नाकाम हुई है और मरकज से जो है अफजोद फंड लाने में नाकाम हुई है और इस सिलसिले में जो है काफी बहस जो है असेंबली इजलास से पहले ही हुई है। काफी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां भी हुई हैं और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और जेडीएस हुकूमत को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना है कि जैसे ही असेंबली का ये इजलास शुरू होगा क्या कुछ यहाँ की सूरत हाल देखने को मिल सकती है, कैसी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। बहरहाल ये जो इजलास है मुख्तसर इजलास है, चूंकि आने वाले दिनों में जो है बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, जमनी इलेक्शंस रियासत कर्नाटक में तकरीबन 15 या 17 हलकों में असेंबली हलकों में जमनी इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इस लिहाज से जो है ये इजलास काफी अहम है सभी सियासी पार्टियों के लिए। जी बिल्कुल रूफ, और जिस तरह से आज के इजलास को लेकर के ओपोजिशन जो है पूरी तैयारी कर चुकी है कि किस तरह से येदियुरप्पा हुकूमत को घेरना है, तो ऐसे में येदियुरप्पा हुकूमत का क्या काउंटर है, बीजेपी हुकूमत का क्या काउंटर है जो कुछ इल्जाम जो है ओपोजिशन उन पर लगा रही है? जी देखिए, बीजेपी हुकूमत इस वक्त जो है एक तरह से अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, लेकिन आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए बीजेपी के पूरे लीडरान जो हैं असेंबली में शिरकत करने वाले हैं और यहाँ पर ये जाहिर सी बात है कि बीजेपी इससे पहले जो है कांग्रेस और जेडीएस की जो मखलूत हुकूमत रियासत कर्नाटक में 14 महीनों के लिए रही है उसकी नाकामियों पर को जाहिर करते हुए इस पूरे मामले पर निमटने की कोशिश करेगी और बीजेपी की ये पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरह जो है ये इजलास टले, ये इजलास जो है इस इजलास का सामना किया जाए और इसके लिए बीजेपी ने भी जो हिकमत अमली तय की है। हालांकि बीजेपी इस वक्त बीजेपी के जो खासतौर पर वजीर आला हैं बीएस येदियुरप्पा, वो उनकी जानिब से देखना होगा कि वो किस तरह जो है असेंबली में अपोजिशन के इल्जामात का क्या जवाब देते हैं, ये देखने की अहम बात होगी। क्योंकि अफजोद फंड की जो बात रही है कि इन इलाकों तक अभी तक जो है जो सैलाब एक आधा कर्नाटक जो है इससे मुतासिर रहा है, जैसा कि हम देखते हैं पूरा शुमाली कर्नाटक इससे मुतासिर रहा है। जबरदस्त सैलाब आया था, तकरीबन 80 अफराद की मौत हुई है, मवेशी हजारों की तादाद में हलाक हुए हैं, हजारों की तादाद में खानदान बेघर हुए हैं। तो ये इशू जो है काफी बहस का मौजू बना हुआ है और आज इस पूरे मामले पर हंगामे की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। बिल्कुल रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।
आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में आज भी सुबह के औकात दुकानें खुली हुई नजर आई, ताहम पूरे दिन के लिए दुकानें और तिजारती मराकज अब भी बंद है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। वहीं टेलीमौसलात मुस्तकिल ठप है, जिसकी वजह से ताजरों को दिक्कतों का सामना है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया हिरासत में लिए गए 3 सियासी लीडरान को आज रिहा करेगा। इंतजामिया के मुताबिक यावर मीर, नूर मोहम्मद और शोएब लोन को रिहा किया जाएगा। इन तीनों को एक हलफनामे पर दस्तखत समेत कई शर्तों की बुनियाद पर रिहा किया जाएगा। आपको बता दें कि यावर मीर पीडीपी के रफियाबाद असेंबली सीट से साबिक रुकन असेंबली रह चुके हैं, जबकि लोन ने कांग्रेस के टिकट से शुमाली कश्मीर से इंतखाब लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं नूर मोहम्मद नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद से अक्सर सियासी लीडरान को हिरासत में लिया था, जबकि कई अहम सियासी लीडरान को नजरबंद कर दिया गया था। वहीं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर जम्मू के कई सियासी लीडरान को रिहाई का परवान मिल गया था। आज से सयाह जम्मू कश्मीर की सैर कर सकेंगे, डल झील पर खूबसूरती का नजारा कर सकेंगे, सैरो तफरीह हो सकेगी। लेकिन अभी सयाहत के तौर पर वादी के क्या हालात है, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर जाने वाले सयाहों के लिए आज खुशी का दिन है। आज से सयाह कश्मीर की सैर कर सकेंगे। आपको बता दें कि 5 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी हुई थी, उस वक्त जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक एडवाइजरी जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि तमाम सयाह फौरी तौर पर सयाहत को तर्क करके वो अपने घरों को लौट जाएं। और अब उस एडवाइजरी को वापस ले लिया गया है। 2 महीने से कश्मीर में सयाहत के साथ वाबस्ता लोग कसम पुरसी की हालत में हैं और झील डल की धड़कनें थम चुकी हैं, जबकि 2 महीने कबल शिकारों में सैर करते सयाह हर सू नजर आते थे। बर्बादी आप देखो, खुद ही देखो आप कितना आपने किया है। देखता है कोई टूरिस्ट, हमको यहाँ पर 95% ज्यादा ही हमको टूरिस्ट पर धंधा हमारा पेट चलता है। जब आई नहीं कोई तो फिर अभी हम घर में 3 महीने को मेरे को हो गए घर में बैठ के। नुकसान इधर हर रुख को हो गया, मतलब जैसा जो भी टूरिज्म से जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि 3 महीने हो गए, अभी 3 महीने होने लगा है, तो ये अभी बहुत नुकसान की तरफ है हम लोग, क्योंकि हालात के वजह से हम लोग बहुत पीछे हैं। क्योंकि यहाँ जो अभी ये मसला उन लोगों ने उठाया, ये मेन सीज़न में उन लोगों ने उठाया, तो उसके वजह से यहाँ बहुत सन्नाटा पड़ गया। क्योंकि जो हाउस बोट वाले हैं, शिकारे वाले हैं, मतलब हर एक जो भी टूरिज्म से जुड़ा हुआ है वो इस वक्त बहुत पीछे है। कश्मीर की सयाहत के लिए ये साल पहले से ही किसी न किसी वजह से खराब रहा, लेकिन मई के बाद तस्वीर बदलने लगी थी। सयाहों के साथ साथ अमरनाथ यात्री कश्मीर आ रहे थे। वहीं कश्मीर में सितंबर और अक्टूबर में बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात से सयाह यहाँ आते थे। ऑलमोस्ट इस वक्त बहुत अच्छी बुकिंग होती थी। टूरिस्ट इस वक्त ज़्यादा कलकत्ता के होते थे, बांग्लादेश के होते थे, महाराष्ट्र के होते थे। बहुत अच्छी बुकिंग होती थी। अक्टूबर नवंबर तक अच्छी बुकिंग होती थी। इस वक्त ये पूजा का या अभी दुर्गा पूजा था कलकत्ता में, उसका भी अच्छा सीज़न रहता था। बहुत इफेक्ट पड़ गया हमारे इस टूरिज्म पे यहाँ पे। आज से सयाहों पर लगी पाबंदियां हटा दी जा रही हैं और अब फिर वही खूबसूरत मंजर आंखों के सामने नजर आने वाला है। जन्नत नुमा इस सरजमीन कश्मीर को शायद किसी की नज़र लग गई। यही वजह है कि यहाँ के बागात इन दिनों वीरान सुनसान पड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ पे मुख्तलिफ अक़साम के फूल और पौधे उगे हुए हैं और अगले चंद रोज़ में यहाँ का चिनार अपना रंग बदलना शुरू कर देगा। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि इसी रंग बदलते मौसम के साथ यहाँ के हालात भी रंग बदलेंगे और यहाँ पे फिर से वो खुशहाली लौट आएगी, जिसके लिए ये दुनिया भर में मानी जाती है। अयूब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कश्मीर में हालात मामूल पर है। लोगों को अब एहसास हो चला है कि बदलाव उनकी बेहतरी के लिए है। जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से सामान्य हैं, खुशगवार हैं और एक बेहतर माहौल, बदलाव का बेहतर माहौल लोग महसूस कर रहे हैं। किसी भी तरह के कर्फ्यू या किसी भी तरह की बंदिश नहीं है।
और लोग इस बात का एहसास करने लगे हैं कि जो ये बदलाव आया है, ये बदलाव उनकी बेहतरी के लिए है। नाज़रीन, दारुशिकवा की हयात खिदमात पर 2 रोज़ा सेमिनार जारी है। सेमिनार का आज आखिरी दिन NCPUL के ज़ेर एहतमाम किया जा रहा है। सेमिनार दिल्ली के स्कोप में ऑडिटोरियम में प्रोग्राम इस वक्त जारी है। सीधा रुख करते हैं। खरीद कर एक बहुत ही तिजोरी में डालकर चाबी पे चाबी, चाबी पे चाबी, चाबी पे चाबी लगाते जा रहे हैं। आने वाले ज़माने में आपको ये सब डाटा खरीदना पड़ेगा आने वाली जनरेशन को, तो इसलिए होशियार रहिएगा। डाटा, ये जो नॉलेज है हमारी, किताबें जो हैं हमारा सरमाया है, जो अंदर रखने के लिए नहीं है, बाहर रखने के लिए। विकिपीडिया में जो डाटा है वो एक जो भी आप डेवलप करते हैं डाउनलोडेबल है, आप सारे का सारा डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे एक ऐसी साइट बताइए जो बड़े से बड़ा प्रोग्राम क्यों ना करती हो, क्या उसका डाटा डाउनलोड कर सकते हैं? सिर्फ पढ़ सकते हैं आप, वो भी अब तक चलेगा। आज के पेपर में है जियो में आउटगोइंग दूसरे सेमेस्टर के दूसरे के लिए चार्जेबल है 6 पैसा। यही मामला उर्दू डाटा के साथ होने वाला है। सीप के पुराने शुमारे हैं, अफकार के शुमारे हैं, आप बेवकूफी करके किसी को दे रहे हैं, वो खरीद कर जमा करके रख रहा है। वो कोई भी हो, whoever he may be, whatever he may be, how bold he may be, we are least worried about that. तवक्कल तो अल्लाह। हमें करना यही है कि हमारा डाटा हम कम से कम जो है उसे सेव करना है। हो सकता है मुझे कोई पैसेज मिल जाए, हो सकता है मुझे कुछ जो है एक अरब की इसमें जो है टिकट देकर बुलाया जाए, वैसी चीजें हम मना करते हैं, नहीं जाते हैं। काउंसिल के लिए आखिर में ये बात है कि काउंसिल अगर आगे आती है तो बहुत काम हो सकता है। और इट इज नाउ और नेवर, डू और डाई, परफॉर्म और पेरिश। सर, इफ इट इज नॉट यू, नोबडी एल्स कैन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउल्लाह संजेरी साहब, और इस सेशन में बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मोअत्बर शख्सियात तशरीफ ला चुकी हैं। फर्दन नाम नहीं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर में भीड़ ने नौजवान को पीट कर मार डाला। कल दबंगों ने नौजवान को गोली मारी थी। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दबंगों ने मकतूल के घर की तोड़फोड़ की। इलाके में दहशत का माहौल है। बुलंदशहर कोतवाली नगर के मोहल्ला कृष्णा नगर में यह पूरा मामला जो है पेश आया है। मॉब लिंचिंग के वाकया जो है इस वक्त मुल्क में काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। हर जानिब जो है इसकी तनकीद की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म से लेकर के हर बड़े सियासी और समाजी शख्सियात ने इसकी तनकीद की है, इस पर तशवीश का इजहार किया है। बावजूद इसके पूरे मुल्क में मॉब लिंचिंग के वाकयात जो है बढ़ते ही जा रहे। ताजा मामला बुलंदशहर का है, जहां पर भीड़ ने नौजवान को पीट कर मार डाला। कल दबंगों ने नौजवान को गोली मारी थी। पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। दबंगों ने मकतूल के घर जाकर तोड़फोड़ भी की है। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल आज भी जारी है। मुलाजमीन अपनी मांगों पर अड़े हैं और उन्होंने एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी भी हुकूमत को दी है। बातचीत और मीटिंगों का सिलसिला भी जारी है। हड़ताली मुलाजमीन हुकूमत के तर्ज अमल और आरटीसी इंतजामिया के रवैये से नाराज हैं। मुलाजमीन की हड़ताल को मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तायीद भी हासिल है। गुज़िश्ता 6 दिनों से जारी हड़ताल की वजह से लोगों को भी मुश्किलात का सामना है। लोग अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए प्राइवेट गाड़ियों, मेट्रो खिदमात और MMTS ट्रेनों की खिदमात हासिल कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब आरटीसी हड़ताल के सबब दशहरे की छुट्टियों में मजीद 2 दिनों का इजाफा करने का आज बाज़ाब्ता ऐलान होने वाला है। रियासती हुकूमत ने दशहरे त्यौहार के पेश नज़र 13 अक्टूबर तक छुट्टी का ऐलान किया था, जिसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया जाएगा। 16 अक्टूबर से स्कूल और सरकारी दफातर अपने कामकाज का आगाज करेंगे। आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड ने आयमा को मकान के लिए प्लॉट देने का ऐलान किया है। वक्फ बोर्ड के CEO SS बाशा ने कहा कि ऐसी मसाजिद जिनकी आमदनी कम है, उन मसाजिद के आयमा इस स्कीम का इस्तेफादा कर सकते हैं। उन्होंने आयमा से दरख्वास्त दाखिल करने की ख्वाहिश की है। SS बादशाह ने कहा कि जगनमोहन रेड्डी ने इंतखाबी मंशूर में आयमा को मकान के लिए प्लॉट देने का वादा किया था। इस स्कीम से 5000 से ज्यादा आयमा किराम इस्तेफादा करेंगे। ट्राई के फैसले के बाद जियो ने मामूली कॉलिंग चार्ज का फैसला किया है, लेकिन ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉलिंग चार्ज तो लगेंगे लेकिन उतने ही पैसे में आपको मजीद डेटा मिलेगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई के फैसले के बाद जियो अपने सारिफीन से फीस लेने पर मजबूर हो गया है।
ट्राई के फैसले के मुताबिक सारिफिन को बाहमी राब्ते के लिए फीस के तौर पर 6 पैसे फी मिनट की अदायगी करनी होगी। यानी जियो नेटवर्क से दूसरे ऑपरेटर्स के नेटवर्क्स पर की जाने वाली कॉल्स पर ICU चार्ज देने होंगे। लेकिन सारिफिन को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जियो अपने सारिफिन को ICU के चार्ज के बराबर इजाफी मुफ्त डेटा फराहम करेगा। जियो ने ट्राई के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील की थी, लेकिन ट्राई ने इस अपील को कबूल नहीं किया। दर हकीकत 2017 में ट्राई ने IUC के चार्ज को 14 पैसे से कम करके 6 पैसे फी मिनट कर दिया था और कहा था कि इसको जनवरी 2020 तक खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान ट्राई ने कंसल्टेशन कागजात मंगवाए हैं और ICU चार्ज के टाइमलाइन में तौसी करने पर गौर कर रहा है। अगरचे जियो नेटवर्क पर वॉइस कॉल मुफ्त है, लेकिन कंपनी को एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसे ऑपरेटर्स के जरिए की जाने वाली कॉल्स के लिए 13,500 करोड़ की अदायगी करनी पड़ी है। ट्राई के इस फैसले के बाद मजबूर होकर जियो ने सार्फिन से 6 पैसे फी मिनट लेने का फैसला किया है, लेकिन जियो अपने सार्फिन से किए गए वादे का पाबंद है, जिसमें जियो से जियो कॉल मुफ्त होगी। जियो पर आने वाली कॉल्स के लिए कोई मुआवजा नहीं होगा। इसी तरह व्हाट्सएप और फेस टाइम जैसे नेटवर्किंग कॉल्स भी मुफ्त होंगे। फिलहाल गैर जियो मोबाइल के लिए ICU टॉप वॉचर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10 रुपए में 124 मिनट और 1 GB डेटा, 20 रुपए में 249 मिनट और 2 GB डेटा, 50 रुपए में 656 मिनट और 5 GB डेटा, 100 रुपए में 1362 मिनट और 10 GB डेटा के साथ बराह रास्त लुत्फ उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रूस से बड़ी खबर आ रही है। मेरी कॉम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई है। क्वार्टर फाइनल में मेरी कॉम ने कोलंबिया की वेलेंसिया को शिकस्त दे दी है। मेरी कॉम को तमगा मिलना तय है। अहम खबर इस वक्त की रूस से आ रही है। मेरी कॉम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। क्वार्टर फाइनल में मेरी कॉम ने कोलंबिया की वेलेंसिया को शिकस्त दे दी। अब मेरी कॉम को तमगा मिलना तय माना जा रहा है। अहम खबर रूस से, मेरी कॉम को तमगा मिलना तय। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।